हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 4 यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में जानेंगे। समझे? अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समझे ना? और आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर जुड़ जाए। इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9576391415 9576391415 कहता है, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जाइएगा तो हर एक PDF हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा। समझे ना? अब आइए इस मुख्य रूप से हम क्या जानेंगे वो आपको पहले बता देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है और मैदान क्या होता है। ये सब पर्वत के प्रकार, कई प्रकार के पठार भी होते हैं। मैदान के बारे में पढ़ेंगे, 3 प्रकार के मैदान भी होते हैं। पर्वत भी 4 प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इन तीनों को फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं। फिगर के माध्यम से क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, पहाड़ पर्वत क्या होता है। देखिए, पहाड़ यह सबसे ऊंचा होता है, यह सबसे क्या होता है, ऊंचा, और इसका ऊपर का भाग नुकीला होता है। ऊपर का क्या भाग होता है, नुकीला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पहाड़। अब देखिए पठार, पठार क्या होता है, पठार सपाट होता है। क्या होता है, पठार सपाट होता है। और ये पहाड़ से नीचे और मैदान से क्या होते हैं, ऊपर। पहाड़ से नीचे और मैदान से ऊपर होते हैं। और उसके बाद मैदान, देखिए हम लोग मैदानी वाले क्षेत्र में ही रहते हैं, यहीं पे घर उर बनता है, पानी उनी यहीं से निकलता है। उसके बाद आता है सागर। क्या आता है, सागर। मैदान से नीचे, सबसे नीचे के स्तर को क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। इन सब का डिफिनीशन हम आपको जब इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे तब उसमें नोट के रूप में सारा लिखा रहेगा। समझे ना? चलिए अब आइए आगे समझ लेते हैं कि पहाड़ क्या होता है, नहीं होता है। समझे ना? देखिए, ये मैदान का क्षेत्र, ये घास हो रहा, पेड़ पौधे हैं, क्या है, मैदानी भाग में स्थित धान की खेत और नारियल के वृक्ष भी हैं। अब आइए इसमें समझने वाली बात क्या है, हम समझ लेते हैं यहाँ से। अब आइए हर एक पॉइंट को समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वही समझेंगे। समझे ना? फालतू की बातों को छोड़ते जाएंगे। समझे ना? आप लोग घर पे पढ़ते रहिएगा। सुनिए, कहता कि भात दाल रोटी सब्जी चूरा सत्तू ये सब खाते, ये प्रमुख खाने वाली चीज़ है। समझे? खाने वाले क्या हैं, खाने वाले हैं। अब देखिए, अब मैदान का परिभाषा आप कह दीजिएगा कि प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश क्या कहलाता है, मैदान। प्रायः नीची या समतल भूमि का प्रदेश क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। समझे ना? मैदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। वो समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, या परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। मतलब कि समुद्र के ऊंचे या नीचे हो सकते, लेकिन समीपवर्ती पहाड़ या पर्वत है उसके ऊंचे नहीं हो सकते। प्रायः यह एक ही प्रकार के मिट्टी से बने होते जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। ये एक ही मिट्टी से बने होते जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए इसके क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं। समझे ना? अब अगला कहता है कि मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैदान कितने प्रकार के होते हैं बाबू रे? मैदान 3 प्रकार के होते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहला है अपर्दन मूलक मैदान। कौन सा मूलक मैदान है, अपर्दन मूलक मैदान। आप इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है। किसकी क्रिया का, अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, उसे अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्रों का मैदान। अपर्दन क्या होता है ये समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि बारिश वारिश होता है ना, तो बारिश वारिश के माध्यम से हमारे खेतों का मिट्टी जो होता है, घरों का मिट्टी जो होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है, जिससे अपर्दन करते हैं। या हवा या तूफानों की मदद से, हवा या तूफान चलता है, देखते हैं ना, घर के आसपास की मिट्टी उड़ के दूसरे की जगह पर चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपर्दन है। समझे ना? अब आगे समझिए, निक्षेपण मूलक मैदान क्या है। ये निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी और वायु सागरीय तरंगों से बनते हैं, उसे निक्षेपण मूलक मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान, ये सब उदाहरण हो गया। क्या हो गया, उदाहरण। अब ये 3 नंबर देखते हैं, कहता है रचनात्मक मूलक मैदान। तो आप कहिएगा कि इस प्रकार के मैदान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों द्वारा होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। आगे कहता है मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्र में सड़क, रेल मार्ग, अन्य सुविधा आसानी से की जा सकती है। ये देखिए, इसको नोट करिएगा। समझे ना? कहता है कि मैदानी क्षेत्र में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। इसी क्षेत्र में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में लोग ज़्यादा बसते हैं। मैदानी क्षेत्र में क्या लोग ज़्यादा बसते हैं। अब आइए आगे एक और देख लेते हैं। कहता है कि शिक्षक ने कहा, बिहार के अधिकतर भाग गंगा नदी के दाने दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इससे कृषि कार्य होता है। इससे क्या होता है, कृषि कार्य होता है। मतलब कि गंगा नदी के दोनों तरफ का जो क्षेत्र है ना, उससे क्या होता है, कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान कहलाते हैं। यह पूरा मैदान क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत की उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है।
अब देखिए इन सब का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, समझे ना। नोट में जब हम लिखाएंगे तब इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम लिखा देंगे, जो फालतू का है उसको हम छोड़ देंगे। देखिए कहता है पठार क्या होता है। तो शिक्षिका की बातें सुनकर बच्चे आपस में बात करने लगे। तभी एक ने कहा कि मैदान भाग से अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी हैं, क्या आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं सर हिलाया, नहीं, मतलब कि मैदानी क्षेत्र के अलावा पठारी क्षेत्र भी अपने भारत देश में है, लेकिन बच्चों को मालूम ही नहीं है। कहता है कि शिक्षिका ने बताया कि पठार आसपास के भूमि से ऊंचा होता है। आसपास के भूमि से क्या होता है? ऊंचा होता है। उसके ऊपर का भाग क्या होता है? सपाट। हम पहले ही बताते थे ना, सपाट होता है, समझे ना। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हज़ारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार अच्छे उदाहरण है। हमारे देश में दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार को संसार का छत कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। तिब्बत को पठार को क्या कहा जाता है? संसार का छत। संसार के छत किस पठार को कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को कहा जाता है, क्योंकि यह पठार सबसे ऊंचा है। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है, यह भी नोट कीजिएगा। पामीर की पठार को संसार का क्या कहा जाता है? संसार का छत कहा जाता है, समझे ना। अब आगे देखिए, राजू पूछ बैठा इन पठारों में क्या मिलता है? इन पठारों से खनिज भंडार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मतलब पठार से खनिज भंडार मिलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हम आपको करा देंगे, ये जो चर्चा करे वाला है ये तो बाद में बता देंगे। जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तभी सब लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब कहता है कि नेक्स्ट, मनोज बोला दीदी जो मेरे पश्चिम चंपारण जिले में है वो तो भी पठार है। शिक्षण कर नहीं नहीं, जिन्हें तुम पठार कह रहे हो पठार नहीं है बल्कि पर्वत है। क्या है? पर्वत। क्योंकि पर्वत के ऊपरी हिस्सा सपाट नहीं होते हैं, आसपास के क्षेत्र बहुत संकीर्ण होते हैं, लंबी श्रृंखलाओं के रूप में फैले होते हैं। ये ऐसी कुछ श्रृंखला पर्वत कहते हैं। मतलब कि पठार जो होता है, पर्वत जो होता है पर्वत, वो पठार तो सपाट होता है लेकिन पर्वत सपाट नहीं होता, बल्कि उसका ऊपर का भाग नुकीला यानी संकीर्ण होता है। और ये कई सौ किलोमीटर में भी फैले रहते हैं। छोटे छोटे पर्वत होते हैं, एक लाइन से लगे होते हैं, जिससे हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं, समझे ना। अब आगे देखिए, बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। पर्वत बहुत ऊंचा होता है इसलिए उस पर क्या जमा रहता है? बर्फ जमी रहती है। अब देखिए सुनिए आगे, कहता कई नदियाँ निकलती है भारत में। हिमालय पर्वत बर्फ में जमी रहती है। हिमालय पर्वत किस में जमी रहती है? बर्फ में जमी रहती है। और कई नदियों भी निकलती है। अरावली पर्वत पर बर्फ नहीं जमती है। देखिए अरावली पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसमें बर्फ नहीं जमता है, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। और वहाँ भी वर्षा जल के कारण क्या निकलती है? नदियाँ निकलती है। ये देखिए ये है पहाड़, ये क्या पर्वत, ये क्या है? पर्वत। एवरेस्ट हिमालय पर्वत। कौन सा? हिमालय पर्वत। देखिए ऊपर का भाग नुकीला है कि नहीं? नुकीला है। ऊपर का भाग क्या है? नुकीला। आपको बैठा देंगे तो मज़ा आ जाएगा। अब आगे कहता है कि हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण शीर्ष के भाग पर बर्फ जमे रहते हैं। क्या जमे रहते हैं? बर्फ जमे रहते हैं। लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती। देखिए अरावली की पर्वत की ऊंचाई कम है इसलिए वहाँ पर बर्फ नहीं जमती है, लेकिन हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, सघन 8888 मीटर है, इसीलिए वहाँ पर क्या जम जाती है? वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। लेकिन हाल ही के दिनों में वहाँ भी बर्फबारी हुई है, दीदी मनोज ने कहा। हाँ हुई, और ऐसा होना पर्यावरण में बदलाव का संकेत है। बदलाव का क्या है? संकेत। अब देखिए आइए आगे, अब देखिए पर्वत का आकार एक जैसा नहीं होता। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं है किंतु छोटे छोटे पहाड़ियाँ जरूर हैं। बिहार में बड़े पर्वत नहीं है लेकिन छोटे छोटे पहाड़ियाँ जरूर हैं, जिन्हें आप राजगीर, गिरियक, बराबरी, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं। दीदी कहती है सभी बच्चे ध्यान से सुने। उन्होंने कहा आगे, पर्वत से निकलने वाली नदियाँ का जल उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब कि पहाड़ों से, पर्वतों से जो निकलते हैं उसका सिंचाई के लिए तथा विद्युत उत्पादन के लिए, बिजली के लिए किया जाता है। पर्वत पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इनसे हमें लकड़ियाँ, चार, औषधियाँ आदि प्राप्त होते हैं। और कहता कि पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, परंतु पर्वत पर यातायात कठिन होता है। यहाँ खेती करना भी कठिन होती है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेती बनानी होगी। ऐसी खेती की जाती है, समझे। सीढ़ीदार मतलब कि ऊपर जैसे नहीं चढ़ते हैं वैसे खेती, जैसे कि छठ पर हम घाट नहीं सजाते हैं, ठीक उसी तरह। देखिए ये सीढ़ीदार खेती हुई, देख रहे हैं खेती कैसे खेती हो रही है, बस ऐसी खेती हो रही है, इसे कहते हैं सीढ़ीदार खेती। अब भाई आगे देखते हैं, कहता कि घने जंगल अत्यधिक ऊंचाई के परिवहन का अभाव होने के कारण
कारण जीवन अपेक्षा कठिन होती है, मतलब कि मैदान की अपेक्षा कठिन होती है। पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना का खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों का होता है। सैलानियों के लिए पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र है। पहाड़ पर बर्फ जमी होती है, वहाँ के लोग स्विमिंग करते हैं। शिमला और कश्मीर में पर्यटक इसका खूब आनंद लेते हैं। हाँ दीदी, मैंने फिल्म और टीवी में भी ऐसा ही देखा है, राहुल बोल उठा। बिल्कुल सही कर रहे हो दीदी ने सिर हिलाकर स्वीकृत किया, मतलब कि हाँ तुम सही कर रही हो। अब देखिए पर्वतारोही ये पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ना बहुत कठिन होता है, तो इसलिए पर्वत में इसको धंसा देते हैं, समझे ना। उसके बाद इस पर चढ़े, देखिए यहाँ पर वनस्पति भी है। अब ये बर्फ पर स्विंग करते हुए व्यक्ति कोई जा रहा है। अब ये पर्वत इसमें से 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। वैसे एगो अवशिष्ट पर्वत भी क्लास 7 जब हमारी दुनिया पढ़ाएंगे तो उसमें एक और अवशिष्ट पर्वत भी होता है। यहाँ बताया कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, उसमें पड़ेगा पर्वत 4 प्रकार के होते हैं 7वां में, समझे ना। अभी देख लेते हैं बलित पर्वत किसे कहते हैं। कहते हैं कि जिसकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंकुआकार होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि बलित पर्वत। जैसे हिमालय का पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। अब बृहस्पति पर्वत, क्योंकि पृथ्वी के हलचलों के कारण पृथ्वी में दरारें पड़ जाती है, 2 दरारों के बीच वाले भाग ऊपर उठ जाता है, इस ऊंचे ऊपर भाग को क्या कहते हैं? बृहस्पति पर्वत कहा जाता है। जैसे भारत का सतपुरा पर्वत, ये सब आप नोट करिएगा, सब इसको याद करिएगा, समझे, इस पर्वत का नाम। अब देखिए आता है ज्वालामुखी पर्वत, समझे ना। कहिएगा ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा एवं अन्य पदार्थ को ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, नोट करिएगा। जैसे इटली का विषुवतीय पर्वत, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। भारत का अंडमान निकोबार के बरेन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के कारण पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। जिस पर्वतों को कम ऊंचाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पहाड़ी। क्या कहते हैं? पहाड़ी। अब देखिए पहाड़, पठार और पहाड़ों में बदलते चेहरे। शिक्षिका का अब तो मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसा नहीं रहा। सभी बच्चे चौंक गए, क्या ऐसा कैसे? शिक्षिका बोली बढ़ती जनसंख्या इसका मुख्य कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास जरूरत बढ़ी है। पहाड़ों पर लोग बसने लगे, पर्यटन पहुंचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वस्त्र उद्योग, आवास के लिए, भोजन के लिए, दवाई के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और जगह प्रदूषित वनों को काटा जा रहा है, इससे वहाँ प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठार और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। आगा मैदान में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कारखाने लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं बाबू रे? कारखाने लग रहे हैं। अब ये थोड़ा सा और है, समझ लेते हैं। जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों के दोहन हो रहा है। इन सब प्राकृतिक सुंदरता घाटी पठारों तक प्रदूषण बढ़ा रहा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपयोग कृषि में, कारखानों में, आवासीय कार्यों में किया जा रहा है, इसीलिए इसका भी दोहन हो रहा है। मतलब कि प्राकृतिक चीज़ सब जितना भी प्राकृतिक है सबका दोहन हो रहा है, समझे ना। आगे कहता है यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भूजल का स्तर गिरता जा रहा है और जिससे जल संकट पैदा हो सकता है। अपने आने वाले दिनों में भूजल स्तर समय का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। जैसे आप वन की कटाई करिएगा, समझे ना, जल को बर्बाद कीजिएगा, कारखानों का उपयोग ज़्यादा कीजिएगा, समझे ना, आवासीय में, घर में ज़्यादा उपयोग कीजिएगा जल का, समझे ना, तो दिन प्रतिदिन क्या होगा, जल का स्तर कमते जाएगा और जल संकट का सामना हम लोगों को करना पड़ जाएगा, समझे ना। अब आइए देखिए, हमने इस पूरे स्लाइड को, पूरे कविता, पूरे ये जो कहानी था दस कहानी की तरह ही हम आपको बता दिए। अब इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में आएगा। कितना में आएगा? पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन आंसर आएगा। पार्ट 2 देख लीजिएगा, समझे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।